जी कोई और सवाल? अगले पॉइंट पे चलते हैं, वरना बताएं। नो सर, अच्छा क्वेश्चन तो कोई चल, भी नहीं है। ठीक है लेकिन अगर चलो। मैं आपके पॉइंट को कंक्लूड करूं तो फिर वो एक स्टेटमेंट दूंगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यस, आपने अपने कल्चर के मुताबिक चलना है, आपने नौकरी उसके साथ करनी है, लेकिन आपको अपनी एक्सपर्टीज रखनी है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंक्रीट, अपनी लैंग्वेज को, अपनी राइटिंग को हम कंक्रीट कैसे बना सकते हैं। ओके। अच्छा, कंक्रीट का क्या मतलब है? ये कंक्रीट वो नहीं है जो बिल्डिंग के अंदर मसाले में डालते हैं ये वो कंक्रीट है जो हम अपने फिक्रों के अंदर डालते हैं। इट मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, आप टू द पॉइंट हो, रेलिवेंट हो, डेफिनेट यानी यकीनी अल्फाज आपके हों। आप वहाँ पे, वही बात है कि फ्लावरी लैंग्वेज यूज ना करें बार बार, जिसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये 7 C's है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ओवरलैपिंग एक दूसरे से मिलती जुलती मिलेंगी, लेकिन इन 7 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपकी ये 7 चेक ऑफ लिस्टें हैं। विविड क्लियर आपके अल्फाज हो, रादर देन वेग एंड जनरल। जनरल वर्ड यूज ना करें, वो अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। इट मींस यूजिंग डेनोटेटिव वर्ड्स एंड नॉट कॉनोटेटिव वर्ड्स। अच्छा, ये शायद पहले भी हमने ये एक जिक्र किया था, डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव वर्ड्स का। वर्ड्स की ये 2 अकसाम हैं। डेनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कार, तो आपके दिल में एक इमेज आ जाता है। मैं कहता हूँ ब्रिक, तो एक ईंट आपके सामने आ जाती है। मैं कहता हूँ बॉल पॉइंट, तो एक बॉल पॉइंट आपके जहन में आ जाती है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। और कॉनोटेटिव वो अल्फाज होते हैं जिनका एक एडिशनल मीनिंग होता है, आप वो कहते नहीं हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ स्मेल, तो स्मेल किसी भी चीज की स्मेल हो जाती है। मैं कहता हूँ फ्रेग्रेंस, अब फ्रेग्रेंस भी एक स्मेल है, लेकिन वो कौन सी स्मेल है? एक अच्छी स्मेल है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पहले एग्जांपल दी, मैं कहता हूँ फेमस, तो फेमस मतलब अच्छे वाला फेमस। मैं कहता हूँ नोटोरियस, तो ये कॉनोटेशन है उसकी। नोटोरियस में भी मशहूरी तो है, लेकिन वो नेगेटिव वाली मशहूरी है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं, उस वर्ड की कोई ऐसी कॉनोटेशन ना हो। तो सिंपल वर्ड लिखेंगे तो आपको इस डेनोटेशन कॉनोटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, योर रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको जो रिक्वायरमेंट है, आप कह रहे हैं कि मुझे असाइनमेंट कल चाहिए, तो आप क्लियर लिखें, योर असाइनमेंट मस्ट रीच बाई 10 o'clock इन द मॉर्निंग एट माई ऑफिस। तो बिल्कुल स्पेसिफिक होकर लिखें, दूसरे के पास लूज एंड नहीं हो। आप लिखते हैं कि योर असाइनमेंट मस्ट रीच टुमारो, और कल किस वक्त आएगी? नोबडी नोस। तो आपको टाइम स्पेसिफाई करना है। या आप कहते हैं कि आपको ईमेल में है, यू यू मस्ट ईमेल योर असाइनमेंट एट दिस ईमेल एड्रेस बाय टुमारो, और आगे आप टाइमिंग लिख दें। तो ये है कंक्रीट लैंग्वेज, कि आप अगले वाले को सारी चीजें स्पेसिफाई करके बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसका हल है? यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर बात करें। आप कहते हैं कि देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये एक जनरल बात है, ये स्पेसिफिक नहीं है। हम कहते हैं देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो अब जब 10 स्टूडेंट का वर्ड आपने यूज किया तो चीजें क्लियर हो गई। आप कहते हैं देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, तो मजीद स्पेसिफाई होगा कि कौन से क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, बिकॉज इन अ स्कूल देयर आर 7 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब तक आप वो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे, क्लासरूम को मेंशन नहीं करेंगे, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। पुट एक्शन इन योर वर्ब, इसका मतलब यह कि आप कोशिश करें कि ज्यादातर आपकी जो राइटिंग है वो एक्टिव वॉइस के अंदर हो, पैसिव वॉइस में कम हो। पैसिव वॉइस में हम तब यूज करते हैं जब हम सब्जेक्ट को हटाना चाह रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाह रहे, या चीजों को बिल्कुल हम उसको लाइट वे में लेके चल रहे हैं, तो वो भी जरूरी है पैसिव वॉइस। लेकिन ज्यादातर आप एक्टिव वॉइस में रखेंगे तो वो एक्शन ओरिएंटेड आपके वर्ड्स होंगे। चूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, यानी कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे एक इमेज बिल्ड हो, लोगों के दिल में एक तस्वर आ जाए। तो थोड़ा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये अनसर्टेनिटी क्लियर शो करते हैं, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं।
क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं करते, स्पेसिफिक नहीं है। अब आप देखें कि इसमें से कोई वर्ड आप यूज तो नहीं कर रहे, स्लाइटली, स्मॉल, सून, अर्ली, हाई, अबाउट, मोस्ट, अ फ्यू, स्लो, वेरी, ऑलमोस्ट, सेवरल। तो ये सारे अनसर्टन किस्म की चीजें हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको एग्जैक्टली चीजें नहीं बता रहे। अच्छा, यू कैन यूज जनरल एक्सप्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। ऐसा नहीं है कि आप जनरल एक्सप्रेशन यूज ही कर सकते, लेकिन उसकी सर्टन कंडीशंस हैं कि आप इन कंडीशंस के अंदर यूज करें। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू बी स्पेसिफिक, बाद का आपके पास नंबर्स फिगर्स नहीं होते लेकिन आपने जवाब देना है, तो वहां पे फिर आप फ्यू और मैनी और इस किस्म के वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फ्यू एंड फार बिटवीन होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको लिखे कोई चीज, तो सर्च करके, रिसर्च करके, नेट से चेक करके, अपने ऑफिस से नंबर लेके, अपने क्लरिकल स्टाफ से नंबर लेके, अपने जूनियर स्टाफ से नंबर लेके, अपने कोलीग से बात करके, तो आप उसको स्पेसिफाई करके लिखें। व्हेन यू विश टू बी डिप्लोमेटिक, जैसे मिस इकबाल ने बताया कि मुनाफकत, तो वो आप उसमें लेके चलते हैं। अगर आप सिंपल जाके बॉस को कह दें कि बॉस यू आर द वर्स्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, और आप हमेशा लोगों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल है कि जॉब पे सस्टेन करना, और वो भी आजकल के ज़माने में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बजाय डायरेक्ट उस सिचुएशन में एलिगेट करने के, एलिज करने के, आप उसके पैसे वाइज के अंदर आप वर्ड यूज कर दें। आई हैव सेंट यू मैनी रिमाइंडर्स टू सी मी इन माई ऑफिस। जूनियर को भी लिख रहे हैं, आई हैव सेंट यू मैनी रिमाइंडर्स टू सी मी इन माई ऑफिस। इंस्टेड के आप कहें कि यू फेल टू कम टू माई ऑफिस डिस्पाइट मैनी रिमाइंडर्स, जो कि एक हार्श लैंग्वेज होगी, क्योंकि देखें आपने उन लोगों के साथ आगे भी काम करना है, आगे भी चीजें लेके चलनी है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर वन डे। ठीक है। अच्छा, व्हेन एग्जैक्ट फिगर्स आर अनइम्पॉर्टेंट, जब एग्जैक्ट फिगर्स अनइम्पॉर्टेंट हो, बेटे मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। व्हेन एग्जैक्ट फिगर्स आर अनइम्पॉर्टेंट, जब एग्जैक्ट फिगर आपके सामने इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उस वक्त भी आप कह देते हैं मोर देन हाफ द कमेटी वाज प्रेजेंट समथिंग, तो आप चीजें इस किस्म की बयान कर सकते हैं। मजीद एग्जांपल देखते हैं। पुट एक्शन इन वर्ब्स, ये थोड़ी सी एग्जांपल है। ठीक है। अब ये जो मेरी लेफ्ट साइड बन रही है, वहां पे एक्शन इज हिडन, और दूसरी तरफ जहाँ पे एक्शन इन द वर्ब लिखा हुआ है, ये चूंकि आपके पास हैंड आउट आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको ये अगर फॉन्ट छोटा लग रहा है तो वो आप बड़ा करके इसको फिर देख सकते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आप इसको सिंपल लिखें, द ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड कंपाइल्स स्टेटमेंट्स। तो जब आप एग्जाम्पल गो थ्रू करते हैं, तो आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मुझे किस किस्म की लैंग्वेज क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होती ना, एक नमूना नहीं होता, एक मॉडल नहीं होता हमारे पास। प्रोफेसर सबा विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट। प्रोफेसर सबा विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट, ये ठीक है ग्रामेटिकली, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जब आप इसको यूं करके लिख लें, प्रोफेसर सबा विल कंसिडर द रिपोर्ट। द प्रपोजल हैज अ रिक्वायरमेंट फॉर, और आगे लिख दें जो भी चीज है। द प्रपोजल रिक्वायर्स दैट, हैज अ रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्स दैट। तो रिक्वायर्स जो है वो एक एक्शन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। तो ये ज्यादा आपको अपील करते हैं, और रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर से नाउन है, तो नाउन की जगह पे वर्ब को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट्स हेल्ड द मीटिंग इन द ऑफिस, स्टूडेंट मेट इन द ऑफिस। The duty of a secretary is to check all incoming mail and to record it. In addition, it is his or her responsibility to keep the assignment book up to date. कोई ग्रामेटिकली गलती नहीं है, लेकिन इसमें इसको कहते हैं रिडंडेंसी। कौन सा फ्लॉ है ये? रिडंडेंसी, या सर्कमलोकेशन भी इसको बोलते हैं, यानी कि जहां पे थोड़े अल्फाज हैं वहां पे आपने ज्यादा अल्फाज यूज कर दिए। A secretary checks and records all incoming mail and keeps the assignment book up to date. अच्छा, इसकी चेक लिस्ट क्या हो सकती है कंक्रीटनेस चेक करने के लिए, कि जब आप लिखें जो भी चीज, तो उसके बाद जब आप भेजने लगे तो ये चीजें देख लें कि वर यू प्रिसाइज इन यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स वेयर पॉसिबल, जहां पे मुमकिन था आपने फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं। डिड यू यूज द एक्टिव वॉइस मोर देन द पैसिव,
और इज देयर एक्शन इन द वर्ब, यानी कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। तो ये 3 पॉइंट्स आप भेजने से पहले आप लिख सकती हैं उसके अंदर। अच्छा, अगला पॉइंट है करेक्टनेस। उस पे जाने से पहले अगर किसी का कोई सवाल इस पॉइंट के बारे में है तो मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊं। सर अगर मैं इसको ग्रामर की जबान में थोड़ा सा आसान करूं तो क्या हम यूं कह सकते हैं कि अगर किसी चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक थिंग का, एंड यू हैव द नाउन फॉर दैट, तो उस नाउन से रिलेटेड अगर उसका कोई वर्ब है, जैसे कंसिडरेशन था तो उसको कंसीडर यूज कर लें। हम्म। तो इस कलेक्शन था जो कि एज नाउन यूज किया कलेक्ट, रहा था, तो हम उसका वर्ब कलेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो कंसाइज भी हो रहा है और उस नाउन को इन एक्शन ला रहा है। इज इट करेक्ट? इट इज 180% या 200% करेक्ट। वो चूंकि मैं वर्ड यूज ग्रामर का नहीं यूज करना चाह रहा था, तो वो ये होता है कि आप नाउन की जगह पे वर्ब यूज करें। मेन फोकस है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वो एक्शन वर्ब, बेसिकली एक्शन स्टेट आपकी कहलाती है। तो बिल्कुल आपने इसको ठीक सर बयान किया है और फुली एग्रीड, यही चीज है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। एनीवन एल्स? साइलेंस मीन्स ऑल ओके। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। करेक्ट, कि आपकी जो राइटिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, करेक्शन से क्या मुराद लेते हैं 7Cs के अंदर? एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। अभी तक तो हमने बात की ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम उसमें बात कर रहे हैं कि करेक्टनेस, यानी कि ग्रामर का पार्ट भी उसके अंदर ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ जो फिगर हम दे रहे हैं वो भी ठीक होनी चाहिए। तो एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, यानी कि सेंटेंस जो आपका है वो सेंटेंस आपकी कोर ऑफ द मैसेज है। तो अगर आपकी इस ग्रामर के अंदर कोई गलती है तो फिर भी आपका मैसेज वो क्लियर नहीं होगा। ए मैसेज में बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली बट स्टिल इंसल्ट और लूज अ कस्टमर। वो जो हम टोन की बात करते हैं ना, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपका जो कस्टमर है या जो आपका रीडर है वो एक इंसल्टेशन, एक इंसल्ट फील कर सकते हैं वो बेसिकली। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, इन बिजनेस मैसेजेस करेक्शन मीन्स यूजिंग द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास 3 लेवल ऑफ लैंग्वेज होते हैं, ये भी हम देखते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है सब स्टैंडर्ड। फॉर्मल होता है जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, डिसर्टेशन कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, तो हमारा एक फॉर्मल लेवल होता है एकेडमिक इंग्लिश, हम उसको बोल सकते हैं। इनफॉर्मल की आप से क्या मुराद है? इनफॉर्मल से मुराद ये है कि जैसे हम नॉर्मल वे में चीज़ें लिख रहे होते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं, ईमेल हम लिख रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका स्टाइल इनफॉर्मल होता है। और सब स्टैंडर्ड जो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लैंग्वेज यूज हो रही होती है, सैप और जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो वो आपकी सब स्टैंडर्ड आती है। तो आप देखें कि अगर आप एक बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं और आप उसमें सब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं, तो उसका इंप्रेशन क्या होगा फिर? तो रीडर को ध्यान में रखना है, अगर आप अपने बॉस को एक ईमेल लिख रहे हैं, उस ईमेल में भी आपको फॉर्मेलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपका जो पर्पस है, जो आपका रीडर है, वो ये डिफाइन करता है कि आपने वहां पे फॉर्मल होना है, इनफॉर्मल होना है या सब स्टैंडर्ड आपने होना है। सब स्टैंडर्ड मीन जो हम नॉर्मल मैसेजिंग, एसएमएस और व्हाट्सएप वगैरह करते हैं। उसके बाद जो सर ये मैंने अभी आपको लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि एंड, कैंट, कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल, और ये जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई एब्रीविएशंस तखरीक हो रही हैं व्हाट्सएप मैसेज के अंदर, आप एज सुन एज पॉसिबल को एक्सेप्ट लिख देते हैं, ठीक है, और U2 में यू बना के टू लिख दिया आपने, तो ये सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना। सब स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को आपने देखना है कि आपका ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक आपने लिखनी है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां पे, यू कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड, यू कैन बी इनफॉर्मल इन योर प्रेजेंटेशन।
but depending on, but if it is top boss is sitting, then this presentation will be formal. You have to seek permission before you start. May I start, sir? May I start, ma'am? Informal में ऐसा नहीं, तो you say Bismillahirrahmanirrahim and you go ahead. Check accuracy of facts, figures and words, जो अभी मैंने आपसे बयान किया. Maintain acceptable writing mechanics. Acceptable writing mechanics से मुराद ये है कि पंक्चुएशन का ख्याल रखें, ठीक है, और आप ग्रामर स्पेलिंग का जो हमने ऊपर बात की उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर रखें कि आपका मीनिंग क्लियर हो, मैसेज क्लियर हो और उसमें कोई डिस्टॉर्शन आए हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने मजीद एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज फॉर्मल यूजिंग द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज. तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल राइटिंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग. जो अभी मैंने आपको बताया, आप पीएचडी का थीसिस लिखते हैं, एमएस का लिखते हैं, मास्टर में थीसिस लिखते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स आप लिखते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के आपस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये फॉर्मल राइटिंग आती है. एंड अदर मटेरियल वेयर फॉर्मेलिटी इन स्टाइल इज डिमांडेड. इनफॉर्मल कौन सा है? इनफॉर्मल राइटिंग इज मोस्टली यूज्ड इन बिजनेस राइटिंग. हियर यू यूज वर्ड्स दैट आर शॉर्ट, वेल नोन एंड कन्वर्सेशनल. अब फॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं रिस्पेक्टेड सर और ऑनरेबल सर और ऑनरेबल मैडम. लेकिन जब हम एक बिजनेस लेटर लिख रहे होते हैं या बिजनेस ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमारे जो सैल्यूटेशन है, हमारे जो स्टार्ट है, वो होता है डियर सर. अब डियर का वर्ड तो हम आम इंग्लिश में अपने से छोटे या कोलीग्स उनके लिए लिखते हैं ना, लेकिन बिजनेस का ये एक अपना स्टाइल है. अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में टीचर को एड्रेस करने से पहले आपको फॉर्मल सर, सर तारिक, सर अरशद, मैडम सबा, मैडम जोया, आप ये यूज़ करते हैं. लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ से वो एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद वापस आते हैं तो हमेशा सब पूछता था कि व्हाट इज द डिफरेंस. वो कहते हैं दे आर वेरी इनफॉर्मल. वहाँ पे आपको टीचर्स कहते हैं कि मेरे नाम से पहले सर या मैडम आपने नहीं लगाना. ये प्रोफेसर की डिमांड है. तारिक, हाय तारिक, ठीक है. अब हमें ये अजीब सा लगता है क्योंकि हमारा कल्चर ये वाला है. तो तभी मैं कहता हूँ कि आप जिस कल्चर में लिख रहे हैं, जिनको एड्रेस कर रहे हैं, कंपोजिंग आवरसेल्व्स, राइटिंग फॉर अदर्स, तो आपने उनको तो ध्यान में रखना है ना कि वो किस चीज को लाइक करते हैं. बहुत सारे कल्चर के अंदर, अब हमारे यहाँ कल्चर में क्या है कि आप बुजुर्गों से आंख मिला के बात नहीं कर सकते. इसका एक ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ऑफ 30 सेकंड. 30 सेकंड इज द मैक्सिमम टाइम आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें. अगर आप उससे ज्यादा बात करते हैं तो वो बदतमीजी के अंदर शुमार होता है. यही चीज यूके वेस्टर्न कल्चर में, यूके में भी यही चीज है. लेकिन अगर आप अमेरिकन से बात करें और आप पलकें झपकाते हैं, आप उसको ज्यादा देर देख के बात नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ये शख्स जो है ही हैज शिफ्टी कैरेक्टर. इसका कैरेक्टर शिफ्टी है, ये सॉलिड कैरेक्टर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है. क्योंकि सच बोलने के लिए उनका ये कहना है कि आपको मेरी आंखों में डालकर आई कांटेक्ट मेंटेन करके तो आपने मुझसे बात करनी है. तो अब देखिए ये कल्चर का डिफरेंस है. तो हमें इसलिए पता होना चाहिए कि दूसरे का कल्चर क्या है और उसमें क्या चीजें पसंद करता है. तो बिजनेस में हम इनफॉर्मल राइटिंग यूज करते हैं. हियर यू यूज वर्ड्स दैट आर शॉर्ट, वेल नोन एंड कन्वर्सेशनल. मसलन फॉर्मल वर्ड है पार्टिसिपेट, इसकी जगह पे इनफॉर्मल या लेस फॉर्मल आप कह सकते हैं ज्वाइन, प्रोक्योर, गेट, एंडेवर, ट्राई, असर्टन, मालूम करना, फाइंड आउट. डीम, डीम का वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था तो उसकी जगह थिंक. डीम का मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी ओपिनियन है. आई डीम, आई कंसीडर, तो आई थिंक आप उसकी जगह पे यूज करें. यूटिलाइज, यूज आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर लें. सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है? मैंने जो एब्रीविएशन बात की, एंट, इजंट या आरंट, कांट, हार्डली, उसकी जगह पे कैन हार्डली कर लें क्योंकि कांट इटसेल्फ नेगेटिव है और हार्डली भी आप कभी कभार के मानों में यूज करते हैं. डिजीजेस टू की जगह पे डिजीजेस ऑफ यूज होता है. अप्राइज के साथ हमेशा ऑफ आता है. इरिगार्डलेस गलत है, रिगार्डलेस होना चाहिए. के लोग स्टोल्ड गलत एक्सप्रेशन यूज करते हैं, स्टोलन है. शुड ऑफ की जगह पे शुड हैव आपको यूज करना चाहिए. तो ये इसमें थोड़ी सी आपको, ये चंद एक एग्जांपल है, बाकी और भी आपको मिल जाती है. अच्छा, अब हम राइटिंग में आते हैं. जैसे कोई लेटर लिखता है तो एक लेटर की एग्जांपल है, लाइक आप हामिद को एड्रेस करके लिखते हैं कि डियर हामिद, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी एट लंच टुडे. आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन and I am looking forward to moving ahead on our project. I am sure that the 2-week deadline won't be an issue.
थैंक्स अगेन एंड आई विल स्पीक टू यू सून, बेस्ट, और नीचे तारिक ने ये एक लेटर लिखा है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इफ यू रीड दैट एग्जांपल फास्ट देन यू माइट नॉट हैव कॉट एनी एरर, बट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, क्योंकि मैं रीड कर रहा था ना, बोल रहा था, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द फर्स्ट एरर इज दैट द राइटर एक्सीडेंटली टाइप्ड कंजर्वेशन इंस्टेड ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये जब आप टाइप करते हैं और गलत वर्ड टाइप होता है, तो गलत वर्ड से मुराद ये है कि आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आप कंजर्वेशन लिख जाते हैं, तो उसके नीचे वो रेड हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि वर्ड तो वो भी है, लेकिन ये मिसप्लेस्ड वर्ड है। ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन मीनिंग वाइज गलत है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। द कॉमन एरर कैन हैपन व्हेन यू आर टाइपिंग टू फास्ट। ये व्हाट्सएप मैसेज में कर रहे हैं या टाइपिंग जिस भी मीडियम के जरिए कर रहे हैं। द अदर एरर इज यूजिंग वीक, ए के साथ इंस्टेड ऑफ वीक। अगेन, spell checkers won't catch word errors like this, which is why it's important to proofread everything. Again, coming back to the process of writing, editing and revision. Revision ये आपने अपनी हैबिट में डाल लेना है। तो इसकी सही वर्जन क्या होगी? अच्छा, चलो, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं, वरना फिर हम नेक्स्ट को मूव करते हैं। ये पॉइंट हमारा था कंक्रीटनेस के हवाले से, करेक्टनेस के हवाले से। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक्स। चलें, इसके बाद आगे चलते हैं। जी जी, अच्छा, ये हमारा था, ये नेक्स्ट एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है कोहेरेंट। अच्छा, बहुत सारी किताबों में आपको 7 सीज में कंसिडरेशन और कर्टिसी मिलते हैं। वो दोनों तकरीबन एक ही चीज है। कंसिडरेशन यानी कि यू एटीट्यूड, और कर्टिसी में भी यू एटीट्यूड होता है। तो ये मैंने एक और पॉइंट लिया है यहाँ, यह कोहेरेंट यानी कि आपकी जो राइटिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए। एक फिक्रे का फ्लो दूसरे फिक्रे के अंदर होना चाहिए, बेरब्त नहीं होना चाहिए। पढ़ते हुए फील हो कि आपने एक फ्लो के अंदर, एक उस एम्बियंस के अंदर चीजें क्रिएट की हैं। व्हेन योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट, इट्स लॉजिकल, ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड एंड रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक। यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपके मेन मैसेज के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। एंड द टोन एंड फ्लो ऑफ टेक्स्ट इज कंसिस्टेंट, यानी कि आप अगर सब स्टैंडर्ड एक सिचुएशन में है तो सब स्टैंडर्ड हो सारा, इनफॉर्मल है तो सारा इनफॉर्मल हो, और फॉर्मल है तो सारा फॉर्मल होना चाहिए आपकी राइटिंग, तब वो जाके कोहेरेंट होगी। ये नहीं होगी कि आपने कुछ तो हाई पंपस वर्ड यूज कर दिए इन अ वेरी फॉर्मल स्टाइल, और बीच में आपने कॉन्ट्रैक्शंस और ये लेस फॉर्मल वाली जो चीजें हैं वो आपने यूज कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, ये एक एग्जाम्पल है, हेडिंग वेरी वेल एविडेंट, बैड एग्जाम्पल। डियर आंसर, I wanted to write you a quick note about the report you finished last week. I gave it to Hamid to proof, and he wanted to make sure you knew about the department meeting we are having this Friday. We will be creating an outline for the new employee handbook. Thanks, Abbas. As you can see, this email does not communicate its point very well. Why? Where is Hamid's feedback on the report? उसकी तो हमने जिक्र ही नहीं किया इसके अंदर। He started to mention it, but then he changed the topic to Friday's meeting. हामिद की फीडबैक रिपोर्ट के ऊपर फीडबैक की बात करते करते एकदम वो फ्राइडे मीटिंग के ऊपर आ गए। तो इसकी एक बेहतर एग्जांपल क्या हो सकती है? डियर आंसर, आई वांटेड टू राइट यू अ क्विक नोट अबाउट द रिपोर्ट यू फिनिश्ड लास्ट वीक। आई गेव इट टू हामिद टू प्रूफ। अब हम आगे हामिद की फीडबैक की बात कर रहे हैं। एंड ही लेट मी नो दैट देयर आर अ फ्यू चेंजेस दैट यू विल नीड टू मेक। He'll email you his detailed comments later this afternoon. Thanks, Abbas. अब इसमें क्या है? Notice that in the good example, जो इसकी heading है, Abbas does not mention Fridays. इसमें कहीं Friday meeting का जिक्र नहीं है। This is because the meeting reminder should be an entirely separate email. तो आप एक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट ऐड ना करें, वरना क्या होगा कि आप बेरब्त हो जाएंगे, आप लॉजिकल नहीं होंगे उसके अंदर। आई थिंक इट इज सेल्फ एविडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट, यानी कि आपका जो है
7 सी, वो इसमें कंप्लीट भी होना चाहिए। कम्युनिकेटर्स यानी कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर डिफर इन देयर मेंटल फिल्टर्स एंड इमोशंस, जैसे हमने शुरू में बात की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, जो सेंडर है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में लिख रहा है, जो रिसीवर उधर बैठा हुआ है वो भरा हुआ है, वो बायस्ड है, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है, तो दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। तो इसको एक पेज के ऊपर, 1 पेज के ऊपर आना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? यू क्रिएट गुडविल, आप एक रब्त पैदा करें, एक गुडविल, एक रेपो अपने क्रिएट करें। ओमिशंस का सस्पिशन, यानी कि अगर आप चीजें मुकम्मल तौर पर नहीं लिखते, उससे दूसरे शख्स के अंदर एक सस्पिशन पैदा होता है। ये हमारा कल्चर है, इसने पूरी बात नहीं लिखी, इसका मतलब यह है कि जरूर गड़बड़ है या इसने काम मुकम्मल नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जितनी चीजें आपसे पूछी गई उन सब का जवाब दें। ये चेक ऑफ लिस्ट है। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, अगर कोई सवाल पूछे गए हैं तो आप उन सब का जवाब दें। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आपने देनी है जो उसने नहीं पूछी और वो रेलिवेंट है तो आप वो भी इसको दे दें। मसलन इस लेटर में देखेंगे, हाय एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू सेंड यू ऑल अ रिमाइंडर अबाउट द मीटिंग वी आर हैविंग टुमारो, सी यू देन, तारिक। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इट इज नॉट अ कंप्लीट मैसेज। ठीक है, कौन सी मीटिंग हो रही है, उसका सब्जेक्ट किधर है, व्हेन विल इट हैपन, व्हेन विल इट टेक प्लेस, कब ये होगी, इसकी टाइमिंग मेंशन नहीं है, और कहां पे होगी ये भी मेंशन नहीं है। तारिक हैज लेफ्ट हिज टीम विदाउट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो जल्दी में हम इस किस्म की चीजें क्रिएट करते हैं, फिर हम उसकी फॉलो ईमेल, ट्रेल ईमेल भेजते रहते हैं। गुड एग्जांपल क्या है? हाय एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट टुमारोज मीटिंग ऑन द न्यू हायरिंग पॉलिसीज। The meeting will be at 10 a.m. in the conference room. Please let me know if you can't attend. See you soon, तारिक। छोटा सा पॉइंट था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्टियस, कि आपने पोलाइटनेस को ऐड करना है अपनी राइटिंग में। इससे क्या मुराद है? कर्टियस कम्युनिकेशन इज फ्रेंडली, ओपन एंड ऑनेस्ट। देयर आर नो हिडन इंसल्ट्स और पैसिव एग्रेसिव। आप बजाहिर तो बड़े मुअद्दब हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपना एग्रेशन छुपा नहीं सकते, आप इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। You keep your reader's viewpoint in mind and you are empathic to their needs. Empathetic का मतलब है कि आप लिखते हुए ये सोचें कि सामने वाले के नीड क्या है, irrelevant information नहीं आए, politeness का एलिमेंट हो। Courtesy stems from a sincere you attitude, यानी कि आप इसमें हर बात में दूसरे को बताएं कि जी आपकी को रिलैक्स करने के लिए हमने ये मीटिंग रीशेड्यूल की है, या मीटिंग के एजेंडा पॉइंट में हमने ये पॉइंट ऐड किया है, या हम इसको रीशेड्यूल कर रहे हैं क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है। जो भी चीज़ पॉसिबल हो आपके लिए। अच्छा, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप अपनी राइटिंग के अंदर थैंक यू और प्लीज़ को ऐड करें, ये ज़रूरी है ऐड करना, लेकिन सिर्फ ऐड करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो पोलाइटनेस है वो रिस्पेक्ट के साथ शो होती है। टाइम के ऊपर ईमेल का जवाब देंगे तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, दूसरों के लिए कंसर्न आएगा। अब हाउ टू बिकम कर्टियस, इसको हम देखते हैं। बी सिंसियरली टेक्टफुल, इसको हम मुनाफकत नहीं कहते, इसको हम कहते हैं टेक्टफुल होना। थॉटफुल, दूसरे के बारे में सोचना है। एंड अप्रिशिएटिव, और दूसरों की तारीफ करनी बड़ा मुश्किल काम है। यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट, आप ऐसे फिक्रे इस्तेमाल करें जो कि इज्जत शो करते हैं दूसरे के लिए। चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, मेल फीमेल ये वो इस किस्म के वर्ड यूज ना करें। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन आप उसमें इस्तेमाल करें। आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन सामने आ जाएंगे। आए कुछ एग्जांपल देखते हैं। टेक्टलेस क्या होता है? क्लियरली यू डिड नॉट रीड माय ईमेल। तो टेक्टफुल क्या होगा? समटाइम्स माय वर्डिंग इज नॉट प्रिसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। पहले में कह रहे हैं कि लगता है कि तुमने मेरी ईमेल नहीं पढ़ी, इसका मतलब यह है कि जो आपने जवाब दिया वो ठीक जवाब नहीं दिया। इट इज एमलेस, इट इज रैम्पेंट। ठीक है, लेकिन आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि समटाइम्स माय वर्डिंग इज नॉट प्रिसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। मैं दोबारा आपको ये बता देता हूँ। I rewrote that letter 3 times, मैंने 3 बार वो खत लिखा था। The point was clear। तो इससे एक डिसरिस्पेक्ट, एक इंसल्ट सी फील हो रही है, भले आप अपने जूनियर को लिख रहे हैं। इसकी बेहतर वर्जन क्या हो सकती है? आई एम सॉरी द पॉइंट वाज नॉट क्लियर, हियर इज अनदर वर्जन। ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वर्ड्स मैंने एक लिस्ट वगैरह तैयार की आप लोगों के लिए, आप कोशिश करें कि अगर ये वर्ड इनमें से कोई भी आप
हैबिचुअली यूज कर रहे हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता, हैबिचुअली अगर आप वो कर रहे हैं उसमें फ्लो ऑफ द मोमेंट में आप उसको यूज करें तो आप ये वर्ड यूज ना करें। मसलन आई डू नॉट एग्री विद यू, इफ यू केयर, यू क्लेम दैट, आई एम श्योर, यू मस्ट रियलाइज। अब देखिए कैसी टोन है इसके अंदर, फिक्रे के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है ग्रामेटिकल या कुछ और स्पेलिंग वगैरह की, लेकिन आपकी टोन में रिस्पेक्ट नहीं है। यू डिड नॉट टेल अस, बॉस स्टाइल, यू फेल टू, यू फॉरगेट, यू फॉरगॉट टू, यू हैव टू। अब हैव टू का इस्तेमाल है कि तुम्हें करना पड़ेगा, यू शुड, या कोई भी आप उसमें पोलाइट एक्सप्रेशन यूज कर लें। सिंपली नॉनसेंस, एक वर्ड की ईमेल, वी शुड नो, you should know, we do not believe, inexcusable, irresponsible, we find it difficult to believe that, we must insist, why have you ignored, your failure to, your stubborn silence। ये चंद एक फिक्रे हैं, ये आपके पास नोट्स की शक्ल में आ जाएंगे। आप कोशिश करें कि आप इनको इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्तेमाल नहीं करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये कुछ और फ्रेजेस हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, I don't know what you have written, I can't believe, you don't see my point, hold on a second, our policy says, that's not my job, that's not my responsibility, you must, you should, you will have to, what you need to do is, what's your problem, why don't you, I never said that। इसमें मैंने काफी एग्जांपल लाई थी, क्योंकि ये पोलाइटनेस और कर्टेसी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इश्यू है इसमें। अच्छा, नेगेटिव फ्रेज कौन से, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, दैट्स नॉट रियली अवर जॉब हियर, आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट आवर पॉलिसी, आई विल ट्राई एंड सी व्हाट आई कैन डू, आई विल ट्राई, आई विल नॉट डू, आई विल ट्राई, आई वाज गोइंग टू से बट देन दैट माइट नॉट, वी आर सॉरी फॉर गिविंग यू बैड सर्विस। ठीक है। अच्छा, फिर एक और लेटर की एग्जांपल आ गई, इसमें हमने बैड एग्जांपल में क्या लिखा है कि डियर अनस, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट आई डोंट अप्रिशिएट हाउ योर टीम ऑलवेज मोनोपोलाइजेस द डिस्कशन एट आवर वीकली मीटिंग्स। यानी कि आप उसको थोड़ा सा उसकी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एंड आई रियली नीड टाइम टू गेट माई टीम्स प्रोग्रेस डिस्कस्ड एज वेल, so far thanks to your department I haven't been able to do that, can you make sure they make time for me and my team next week, thanks। अंसर साहब ने लिखा है, अनस 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 साहब को उन्होंने एड्रेस किया है। अच्छा, वेल दैट्स हार्डली courteous, messages like this can potentially start office wide fights, इसमें ग्रुपिंग हो जाती है, and this email does nothing but create bad feelings and lower productivity and morale। जब आपको इंसल्ट फील होगी तो आप जाहिर है आपका मोरल डाउन होगा, आपका हौसला नीचे आएगा, और आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे। तो अगर आप बॉस हैं, आपके नीचे लोग हैं, तो आप अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। इवन डिफिकल्ट सिचुएशन यू कैन हैव गुड लैंग्वेज। गुड लैंग्वेज क्या है, डियर अनस, आई wanted to write you a quick note to ask a favor. During our weekly meetings, your team does an excellent job of highlighting their progress, but this uses some of the time available for my team to highlight theirs। यानी कि हमारी टीम के पास वक्त कम बचता है, आपकी टीम ज्यादा, बात वही है लेकिन थोड़ा सा फ्रेजेस आपने चेंज कर दी है इसमें। I would really appreciate if you could give my team a little extra time each week to fully cover their progress reports. Thanks so much, and please let me know if there is anything I can do for you. Best answer। See what a difference. This email is courteous and friendly, and it has little chance of spreading bad feelings around the office। थोड़ी सी चीजें, ये इन 7 C's खत्म हो गई, आप उसमें क्रेडिबिलिटी अपनी शो कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिबिलिटी आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ, और मैसेज कंप्लीट होगा तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएटिव का मतलब यह है कि आप कोशिश करें कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, अपनी लर्निंग बेस के ऊपर थोड़ा सा अपने लेटर में पोलाइट और उसको बेहतर तरीके से आप उसमें चीज़ें लिखें। ये एक छोटा सा दुआ भी है, और वो ये है कि लॉर्ड प्लीज टीच मी टू स्पीक द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम with the right tone, that I may live peaceably with my neighbors। And here our today's session ends. Now it is all your 5 minutes point,
Time is yours for about 5 minutes. I am here to answer your queries, questions, and anything you would like to ask. Yes, may I sir? sure. सर एक्चुअली ये जो लास्ट पॉइंट कर्टियस जो आपने एक्सप्लेन किया तो इसमें डोंट यू थिंक के कंसाइसनेस कुर्बान हो रही है? Yes. थोड़ा सा फ्लरी हो रहा है, थोड़ा सा हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं सेंटेंसेस की, तो जी इन दिस केस हम जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कंसाइसनेस को। अच्छा सर, ये मैंने then- वही कहा था, सॉरी आपकी बात थोड़ी सी बीच में आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी ना, अब जहाँ पे क्लैरिटी है वहां पे कंसाइजनेस को आप कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन बी कंसाइज बट नॉट एट द सेक ऑफ योर क्लैरिटी। नंबर 2, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। आप ठा करके शॉर्ट करके एक मैसेज लिखते हैं। अब आपको ये भी तो पता ना कि मैं जिसको लिख रहा हूं मेरे उसके साथ टर्म्स कैसे हैं। अगर मेरे उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो मेरा शॉर्ट कंसाइज मैसेज भी वहां पे जाके एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर एक मुझे कंप्लेंट मौसूल हुई, आई हैव गॉट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट वेयर आई एम हेयर टू जस्टिफाई सर्टेन थिंग्स, तो वहां पे व्हाट आई विल प्रेफर to be more polite and to address the concern of that person. But in general, in our writing, we have to follow these 7 points. आप देखें कि बाद लोग जो है वो 3 C's की भी बात करते हैं। इन 7 C's में आपको अगर 3 C's टाइप करें ना गूगल पे ऊपर, आपको उसमें भी मिलेगी। इन्हीं में से 3 पॉइंट्स निकाल के वो बात करते हैं और उसमें कंसाइजनेस को वो माइनस कर देते हैं। कंसाइजनेस इज वेरी मच अ पॉइंट। अब जब आप, मैंने कहा ना, आपने एक मैसेज ड्राफ्ट किया, अब मैसेज ड्राफ्ट करने के बाद जब आप एडिटिंग करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे, इन 2 स्टेजेस के अंदर अगर आपने ये 7 C's सामने लिख के रखी हुई हैं, कंप्लीट है, कंसाइज है, कंसिडरेट है, कोहेरेंट है, कर्टिसी है इसके अंदर, ठीक है, और आप उसको टैली करेंगे, इसके ऊपर हो सकता है आपका आधा घंटा लग जाए। लेकिन 5, 7, 8, 10 जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ड्राफ्ट्स की, ये चीजें आपके अंदर बैठनी शुरू हो जाएंगी। देन इट विल बिकम नॉर्मल फॉर यू कि आप जब भी कोई चीज लिख रहे हैं आपको हर बार ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। उस प्रैक्टिस के बाद देयर विल बी अ स्टेज, ठीक है, जब आप फौरन टक 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 करके आप लिखना शुरू कर देंगे उसको और आपको ये मसाइल नहीं आएंगे। क्योंकि जितने भी आप ये प्रोडक्ट राइटर आप जाए ना फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर, आप देखें कितने लोग अपनी चीजें इस किस्म की सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, रिसर्च प्रपोजल वगैरह के हवाले से। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको साथ लेके चलती हैं। अदरवाइज तो इतने सारे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी सर्विसेज लेके, राइटिंग सर्विस लेके कहाँ पे स्टैंड करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे आपकी वो कंप्रोमाइज होती है कंसाइजनेस, लेकिन यहाँ पे हम बात करें जहाँ पे बैड फीलिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे दूसरा हमारी बात सुनने पे आमादा नहीं है, तो सबसे पहले हमने रेपो बिल्डिंग करनी है। आप हमेशा याद रखें, जब भी आपने पहली बार रब्ता करना है किसी शख्स के साथ, जब भी आपने पहली प्रेजेंटेशन देनी है, जब भी आपने पहली रिपोर्ट लिखनी है, जो भी आपने पहली ईमेल लिखनी है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कर्टिसी एंड रेपो बिल्डिंग। ये सारी चीजें आपकी लेटर नॉर्मल रूटीन मेल का हिस्सा बनेगी जाकर। होप आई एम क्लियर सर। यस सर, आई गॉट द आइडिया। अच्छा सर, अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो 7 सीट्स आपने पढ़ाए हैं, अगर इसको मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा ये फेवर कर दें कि आप कैटेगराइज कर दें कि जी ये नमाज के फर्ज हैं, ये सुन्नत है और ये नफल है, तो आई थिंक इट अच्छा, विल बी 1 हेल्पफुल। मिनट से भी कम रह गया है। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि नहीं हम मजीद डिस्कशन करनी है तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, वरना हम इसी के ऊपर क्लोज करेंगे। ठीक है, मुझे टाइम का मसला नहीं है। नहीं, आप अगर ये जो इस आंसर को मुझे अगर व्हाट्सएप पे भी कर दें तो नो इशू। सर इसका मैं मैसेज बता दूं, इसकी कोई तरतीब नहीं है, ये तरतीब आपकी अपनी है। आप समझ रहे हैं, ये 7 C's है, जी जी। इसको आपने खुद देखनी है। सबसे पहले क्या है कि आपने कंप्लीट जरूर करना है मैसेज को। कंप्लीट और क्लियर और कर्टेसी, ये 3 आप पहले 3 नंबर के ऊपर रख लें। कंप्लीट, क्लियर